नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से हम भूगोल विषय में NCERT सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की किताबों को विस्तार पूर्वक पढ़कर उनमें दिए गए मुख्य तथ्यों को समझेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर कर दें तथा जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मुझे ऊर्जा प्रदान करता है। ये NCERT क्लास 6 की पहला चैप्टर है, सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। इनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी जैसे जैसे अंधेरा होता है, तारों की संख्या अधिक दिखती है, और जो कम दूरी पे रहते हैं वो हमें अस्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन जिनकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार का स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। चंद्र 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात्रि में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। जो भी वस्तुएं रात को चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। आओ कुछ करके सीखते हैं। आपको आवश्यकता होगी एक टार्च, एक सादा कागज, एक पेंसिल तथा एक सुई। कागज के माध्यम से टार्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। मतलब कागज को ऐसे रखना है कि जो टार्च का कांच है वो उससे सटा रहे। अब टार्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचेंगे। टार्च को रख करके उसके कांच वाले एरिया के चारों तरफ एक वृत्त खींच देंगे, सर्किल खींच देंगे। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करेंगे। अब क्या करेंगे? सुई लेके कागज के टुकड़े में छोटा छोटा छिद्र कर देंगे। अब
कागज के छिद्रीय वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टार्च को चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। अब क्या करें, कागज को टार्च के चारों तरफ क्या करेंगे, लपेट देंगे और उसको रबर लगा देंगे। ध्यान रखें कि टार्च की स्विच कागज के बाहर हो और टार्च की जो स्विच है वो कागज की क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टार्च को ले करके कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। एक किसी अंधेरे रूम में टार्च को लेकर के ऐसी दीवार जो बिल्कुल सादी हो, मतलब उस दीवार पे कुछ होना अस्पष्ट दिख रहा हो। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें और जो भी दूसरी बत्ती हो वो बुझा दें ताकि अंधेरा हो जाए अच्छे से। अब टार्च की रोशनी को दीवार पर डालें। अब टार्च को क्या करेंगे, जो सादी दीवार है उस पर जलाएंगे। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। तो फिर वो छोटे छोटे छेद से जो प्रकाश उस पर पड़ेगा तो बिल्कुल वैसा ही समझ में आएगा जैसे रात के टाइम तारे टिमटिमाते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश से सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे और जब कमरे की बत्ती जला देंगे तो जो छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु पड़ रहे थे दीवार पे वो सभी क्या हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। आप इनकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय होते ही जो रात को तारे चमकते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी और उसके ऊर्जा को हम महसूस करते हैं, वैसे और भी तारे हैं जिनके प्रकाश को और उसके गर्माहट को हम नहीं महसूस कर पाते हैं, इस वजह से कि वो हमसे काफी दूर है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे हम कोई चीज बहुत दूर देखते हैं तो वो हमें क्या छोटी छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जैसे हवाई जहाज काफी ऊंचाई पर उड़ता है तो वो भी हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा और बिग बियर क्या है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, जो बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। सप्त ऋषि, सप्त यानी सात, ऋषि यानी संत। यह 7 तारों का समूह है। इसमें कितने तारे होते हैं, 7 तारे होते हैं, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले के टाइम में लोग दिशा का निर्धारण इसी तारों से ही करते थे रात्रि के समय। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तरी तारा जो है यानी ध्रुव तारा
उत्तर दिशा को क्या करता है, बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि तारे की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति, मतलब ध्रुव तारा कहाँ है, उसको जान सकते हैं। जैसे चित्र 1.1 में दिखाया गया है। यह कोई लड़की है जो पश्चिम दिशा में खड़ी है। उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा है इससे सीधे उत्तर दिशा में है। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, मतलब सप्तऋषि को आपस में मिला करके एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। तो यह क्या करता है, ध्रुव तारे को दिखाता है, दर्शाता है, इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ जो पिंड होते हैं उनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे क्या होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह ग्रह है। यह क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा क्या करता है, सूर्य से प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी को बहुत दूर से देखने पे यह चंद्रमा की तरह क्या होती है, चमकती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है। कुछ रोचक तथ्य हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों तरफ क्या हैं, छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जैसे ये सूर्य है, उसके बाद से बुध, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर ये मंगल है और ये क्षुद्र ग्रह हैं। उसके बाद से बृहस्पति है, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, बुध। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन। यानी सूर्य का जो एक वर्ष होता है वो 88 दिन का होता है और एक दिन इसका 59 दिन के बराबर होता है पृथ्वी के समक्ष। शुक्र, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 225 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन, तथा शुक्र का एक वर्ष होता है वो 225 दिन का होता है, तथा इसका एक दिन जो होता है वह 243 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन। यानी पृथ्वी का एक साल 365 दिन का और एक दिन में, और दिन होता है 24 घंटे एक दिन। मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, यानी इसका एक वर्ष
687 दिन का होता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में होता है। अपने अक्ष पे ये क्या करता है, 1 दिन में घूम लेता है। चंद्रमा की संख्या 2 होती है, मतलब इसके उपग्रह जो है वो 2 हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल, 11 महीने, लगभग 12 साल। अब बृहस्पति का जो वर्ष होता है वह 12 साल के बराबर होता है। और 56 मिनट चंद्रमा की संख्या लगभग 53, और इसका जो दिन होता है वह 9 दिन 56 मिनट का होता है, और इसके उपग्रहों की संख्या 53 है। अब शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है, यानी इसका एक वर्ष जो होता है वह 29 साल 5 महीने का होता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटा 40 मिनट में कर लेता है, और इसका जो दिन होता है वह 10 घंटे 40 मिनट का होता है। चंद्रमा की संख्या 53 होती है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 87 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट, यानी यूरेनस का एक वर्ष होता है वो 84 वर्ष के बराबर होता है, और जो दिन होता है वह 17 घंटे 24 मिनट का होता है, और इसके चंद्रमा की संख्या होती है 27। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट, और इसके चंद्रमा की संख्या 13 होती है। आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आसमान में जो हमें चंद्रमा दिखाई देता है वह क्या है, एक उपग्रह है, तथा हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से प्राप्त करते हैं। जैसे चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, जो पृथ्वी का उपग्रह है, और यह क्या करते हैं, सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का निर्माण कौन कौन करता है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड सभी मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या है, सूर्य है, और इन सब का मुखिया जो है वो सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म ग्रहों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह
एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य का सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को क्या माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है। क्योंकि यह एकदम, इसका आकार और आकृति सब क्या है? पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। यानी सीरस को और प्लूटो को दोनों को क्या बोला जाता है? बौना ग्रह बोला जाता है। आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाग में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से मिलकर नए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानकारी जानें। जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अभ्यास। मैट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। और आइस मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भाषा के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण क्या करते हैं? चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू-आप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान, पृथ्वी के सदृश से उसका क्या आकार हो। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ पे क्या है? पानी है और हवा है, जो हमारे जीवन के लिए क्या बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह हमें
नीले रंग की दिखाई देती है। इस वजह से कि क्योंकि इनकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास जो है वो पृथ्वी की 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। क्योंकि ये हमारे ग्रह यानी हमारी पृथ्वी से काफी नजदीक है अन्य ग्रहों की तुलना में। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। टोटल 499 सेकंड लगते हैं, जिसको कैलकुलेट करने पे 8 मिनट 19 सेकंड आता है एग्जैक्ट। रोचक तत्व। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग क्या थे? पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पे अपना कदम रखे थे। सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होता है? एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे ग्रह तारों का चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता था। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी चंद्रमा का दिन और चंद्रमा का वर्ष लगभग कितना होता है? 27 दिन होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। मतलब लगभग हम 57% पार्ट को ही क्या करते हैं? देख पाते हैं पृथ्वी से। चंद्रमा की उपस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु है। मतलब चंद्रमा पर जीवन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पानी भी नहीं है और हवा भी नहीं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त क्षुद्र ग्रह को अवान्तर ग्रह भी कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भी भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापन पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ये उल्कापिंड जो है कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में चले आते हैं, जिससे घर्षण के कारण यह जल उठते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ बच जाते हैं जो नहीं जल पाते हैं, वह पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे गड्ढे का निर्माण हो जाता है, बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारे का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। इसी पट्टी को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है इसी आकाश गंगा का एक भाग है, मिल्की वे का। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन समय में इसकी तुलना आकाश में बहती नदी से की गई थी। प्रकाश की। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसलिए इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब ये अभ्यास प्रश्न हो गए। इसमें ये संक्षेप में लिखने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है। तो शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी होगी। पहला हो जाएगा बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण, उत्तर, पूर्व। तो उत्तर दिशा होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति के बीच, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने कक्षा 6 का पहला अध्याय समाप्त किया।
अब हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का दूसरा चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।